बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत है आज। और आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मनों के मोर्चों पर हमले की क़यादत उन्होंने की और न सिर्फ अपने जवानों का हौसला बुलंद रखा बल्कि दुश्मन की जानिब से मुसलसल जो हमले हो रहे थे, मुसलसल जो पेशकदमी हो रही थी, उसको भी उन्होंने बड़ी जाफिशानी और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ रोका और इसी दौरान उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। और मुसलसल हमने देखा कि वो बरसरे पैकार रहे, जो हिस्ट्री हम उनके हवाले से पढ़ते हैं या जो उनकी बहादुरी की दास्तान हमने देखी उस हवाले से। लेकिन इस पर हमने ये देखा है कि नाज़रीन की यही वो लेगेसी है जो आज तक हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू हो रही है। और अगर हम अपने मुल्क की तारीख़ की बात करें तो ये शहीदों के खून से ही जिंदा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत ने कैप्टन सरवर शहीद को आज के दिन खराज अक़ीदत पेश किया है, उनकी बहादुरी, जुर्रत और इस्तकामत की तारीफ़ की है और यकीनी तौर पे वो हमारे लिए बाइस तकलीद भी हैं। इसी तरह सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज के दिन इस बहादुर जरी जवान को खराज अक़ीदत पेश किया है। यकीनी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि इन जैसे जवानों की पाकिस्तानी कौम जो है वो मकरूज़ है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून से रह रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम वो काम सर अंजाम दे रहे हैं जो कि अदरवाइज़ नामुमकिन हो जाते। तो हम पूरी कौम की जानिब से कैप्टन सरवर शहीद को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम में अब हम बाकायदा आगाज़ करेंगे नाज़रीन, और सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के आज के होने वाले हवाले से। जिस तरह से हमने पहले आपको बताया कि 3 मराहिल में इंतखाबात को डिवाइड किया गया है। आज मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए हैं। 27 जुलाई का दिन लॉन्ग मार्च की कॉल मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम होती हुई नज़र आई है, क्योंकि आवाम ने भरपूर शिरकत के साथ ये ख़ताम पजीर हुआ है। दिन नहायत मुनज़्ज़म, पुरअमन और शफ़ाफ़ अंदाज में पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा। 8 बजे से टाइम 5 बजे तक था, लेकिन आवाम का जो जम्मे गफ़ीर वहाँ पर मौजूद था, उनकी तादाद को देखते हुए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर ने 1 घंटे की टाइम की जो है वो तौसी दे दी, इजाफा कर दिया। लिहाजा अब जो वोट हैं उनकी गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जो ये मामला आगे बढ़ता जाएगा हम आपके साथ उसके हवाले से डिटेल्स भी शेयर करेंगे। हम आपको बताएं तो मीरपुर डिवीज़न जो है 13 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है। ज़िला मीरपुर की बात करें तो 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबी अमल जो है वो आज मुकम्मल हुआ है। इस मौके पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। नहायत जांफिशानी के साथ वो ड्यूटी पर मौजूद रहे हैं। आवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश ना हो। आवाम की जो वोट का अमल है जमहूरी अंदाज में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके लाना चाहते हैं ताकि वो जो भी मसाइल हैं उनको प्रॉपर तरीके से आइन और कानून की रोशनी में हल किया जा सके। उस अमल को बाकायदा बनाने के लिए किसी रखने के बगैर जो है बखूबी उन्होंने अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम दिया और आवाम को भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं। आज हम अपने नुमाइंदों से दिन भर बातें करते रहे हैं इस हवाले से कि क्या वहाँ पर सिचुएशन रही है, तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है ग़ालिबन 40 या 50 के करीब फ़ीसद के करीब टर्न आउट देखने में आया है। आवाम की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। मजमूई तौर पर 14,01,439 वोटर्स ने अपना हक राय दही आज के दिन इस्तेमाल किया है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज जरा इस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। मेरे एक्सपर्ट्स मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शनीला अमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, तमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कश्मीरी अवाम ने आज वाज़े कर दिया है कि वो एहतजाजी सियासत, तोड़ फोड़, इंतशार और जो रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत है उस पर यकीन नहीं करते। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और अपना जमहूरी हक, वोट की ताकत को इस्तेमाल किया है। आज यकीनन नाज़िया 27 जुलाई इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है, जिस तरह से आपने शुरू में इंट्रो में बताया था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कुर्बानियों की जो शानदार रवायत हमने सरवर शहीद निशान हैदर से हासिल की, वो आज भी तरोताज़ा और ज़िंदा है। और तहरीक और आज़ाद कश्मीर का आज़ाद कश्मीर ख़ित्ते का एक एक हिस्सा इन कुर्बानियों की याद दिलाता है। और ये इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आज़ाद कश्मीर एक इंतहाई शऊरी इक़दाम के तौर पर आगे बढ़ रहा है और वहाँ जमहूरियत जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्के का पहला मरहला था, जिसमें जिस तरह से आपने बताया कि मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला में भिंबर, कोटली और
तीसरा ज़िला जो है वो कोटली, भिंबर, कोटली और मीरपुर, इन 3 अजला में आज पोलिंग हुई है और उसमें 296 उम्मीदवारों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने, आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने और पाकिस्तान की क़यादत ने इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान की क़यादत जो है, पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसमें शरीक थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके नुमाइंदे भी मौजूद थे और इनके उम्मीदवार भी मौजूद थे। इनकी आला तरीन क़यादत जो है वो इनकी इस कैंपेन में मौजूद रही, जिसकी वजह से एक इंतखाबी मुहिम जो है और इंतखाबी कैंपेन जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी और आज़ाद कश्मीर के तीनों अजला में, तीनों हिस्सों में जहाँ पर अब पोलिंग होने वाली है कि दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त को पोलिंग होगी और तीसरे मरहले में पुंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को पोलिंग होने जा रही है। तो ये लोगों का ये शऊर था कि जो आज हमें नज़र आया मीरपुर के इलेक्शन में और ख़ास तौर पर इलेक्शन के लिए जो इंतजाम किए गए थे, फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें भरपूर सपोर्ट किया था, जिसमें सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजाम किए गए थे। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब विजिट कर रहे थे तो उन्होंने तमाम डिटेल्स भी बताई कि 17,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो 13 हलकों में तैनात किए गए हैं। इसमें स्पेशली क्विक रिस्पांस फोर्स ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि जहां पर भी गड़बड़ हुई या गड़बड़ की इत्तला मिली या पोलिंग में मुदाखलत की कोशिश करने की कोशिश की गई तो वहाँ क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो उसने रिस्पॉन्ड किया और फ़ौरन मौके पर पहुंची और मामला रफा दफा कराया। ताहम एक हल्के के सिवा बाकी तमाम हल्कों में पोलिंग मजबूती तौर पर पुरअमन रही है। और खवातीन ने बड़ी तादाद में लेकिन आप ये देखें कि इस आज जो है वैसे भी एक जो टेम्परेचर था, गर्मी की हिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद जो है वहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो अखबारी रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे थे कि ख़वातीन पोलिंग स्टेशनों पर सबसे ज़्यादा तादाद देखने में आई है वोटर्स की और वहाँ ज़्यादा जोश व खरोश देखने में आया है। और सुबह ही से जब सुबह 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, सुबह जो है कतारें लगना शुरू हो गई थी और शाम 5 बजे तक जो है जिन हलकों में पोलिंग मुकम्मल नहीं हुई थी वहाँ इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटे की इसीलिए तौसीह दी थी ताकि तमाम राय दहिंदगान जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। और ये अच्छी बात है कि तमाम उम्मीदवारों ने एक अच्छे माहौल में इस कैंपेन को आगे बढ़ाया और आज इंतखाबी मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाया। लेकिन आप ये देखें जहां क्लोज कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा जो है वो जो जीतने का मार्जिन था वो बहुत कम था, वहाँ पर कुछ कशीदगी भी थी, तलखी भी थी। और यही वजह है कि एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ तलखी हुई है, जहाँ ये सूरत हाल जो है नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया, तो उसके सिवा मजमूई तौर पर हालात जो है काबू में रहे हैं और इंतखाबी नताइज जो हैं अब आना शुरू हुए हैं। और ये बात दुरुस्त है कि तकरीबन 40 से 50% टर्न आउट की तवक्को की जा रही है और मुबस्सिरीन इस बात का इयादा कर रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा नज़र आएगा हमें। और ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन ही ये तयन करेंगे कि अगला जो है हुक्मरान जो है आज़ाद कश्मीर का कौन होगा, क्योंकि अब जो बाकी 2 मरहलों में इलेक्शन होने वाले हैं उसका बहरहाल असर जो है यही पड़ता है कि भाई कि ख़वातीन जो हैं कहाँ निकलती हैं, ख़वातीन किसको वोट देती हैं ज़्यादा। और हम ये देख रहे हैं कि भाई कि जिन हलकों में ज़्यादा कैंपेन जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाई गई, जहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मौजूद रही, वहाँ कैंपेन भी वहाँ इंतखाबी मुहिम जो है वो इसी तरह आगे बढ़ती रही। और यही वजह है कि उन इलाकों में ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इंतखाबी सरगर्मियाँ, ज़्यादा इंतखाबी जोश व खरोश जो है देखने में आया है। और यही सूरत हाल हमें मीरपुर के 13 जो हल्के हैं उसमें नज़र आई है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। रशीद साफ़ी साहब, पुरअमन माहौल में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल होना, और जिस तरह से हम अपने नुमाइंदों से सुबह से ही बात कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी मौजूद थे, यहाँ तक कि जो माजूर लोग हैं वो भी अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। फिर हमने देखा जिस तरह से 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया लोगों की वहाँ पर मजमूई तादाद को देखते हुए। तो इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगी। दूसरा, सियासी जमातों ने जिस तरह से कश्मीरी आवाम को एड्रेस किया है, जिस तरह से उनकी मसाइल को एड्रेस किया है, क्या आप समझते हैं कि सियासी पार्टीज़ कामयाब रही हैं आवाम को घरों से बाहर निकालने के लिए? शुक्रिया नाज़िया। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है ये बहुत अहम है। नवाज़ शरीफ साहब का वहाँ पे जाना, बिलावल भुट्टो साहब का वहाँ पे डेरे जमाना, मरीम नवाज़ का जाना, बाकी सियासी जमातों का वहाँ पे अवामी इज्तिमा से खिताब करना, इस बात की गमाज़ी है कि जो फेडरेशन की नुमाइंदा जमातें हैं वो सब कश्मीर को किस कदर अहमियत की निगाह से देखते हैं। तो पाकिस्तान भर के लिए और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बात हौसला अफजा होना चाहिए। देखिए, इन हालात में जहाँ पे अमन अमान की भी कुछ शरपसंदों ने हालत ऐसी बना दी थी और ऐसा तासुर जो है पैदा किया था कि शायद खुदा न खास्ता आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेकाबू है और वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ जो है तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का जाना और मुद्दत बाद जो है कुल के अपने दिल का अहवाल बयान करना, फिर मरीम नवाज़ साहिबा का जो एक वलवलांगेज़ अंदाज़ में अवामी इज्तिमात से ख़िताब, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अपने रिवायती अंदाज़ में उसका जवाब, ये एक जमहूरियत का और सियासत का एक हुस्न है जो कश्मीरी अवाम की बदौलत पूरी पाकिस्तान ने इन अहम बड़े रहनुमाओं का ये अंदाज़ देखा है काफ़ी मुद्दत बाद जो है घुटन के माहौल में और एक ऐसे माहौल में जो आज़ाद कश्मीर में इससे बाहर रहने वाले लोगों को बताने की कोशिश की गई थी कि शायद आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी सरगर्मियाँ अभी बाकी नहीं रही है। तो इन जमातों का शुक्रिया कि इन्होंने भरपूर अंदाज में वहाँ पे हिस्सा लिया और उनके उम्मीदवार जो है पहले मरहले में तमाम जो है तमाम बड़ी जमातों के उम्मीदवार इस इंतहाबी मरहले के पहले जो एक स्टेज था उस पर मौजूद थे। तो ये तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा था उसका जो है उस पर थोड़ा सा मेरा जो मेरी अपनी जो एहसासात थे और जो जज्बात थे वो मैंने बयान की, जो एक अच्छी बात रही। अब आते हैं आपके सवाल के पहले हिस्से की जानिब। तो यकीनी तौर पर जब सियासी अमल आगे बढ़ता है और सियासी अमल के तहत इंतहाबी सरगर्मियाँ मुकम्मल होती है या उसका एक सिलसिला निकलता है, तो ज़ाहिर है जो अवामी मसाइल होते हैं उसका हल जो है वो जमहूरी निज़ाम ही में है। जो मौजूदा दुनिया है, जो तहरीरी तौर पर मौजूद जो 4-5 हज़ार की इंसानी तारीख़ है, उसमें जमहूरी निज़ाम ही तमाम मसाइल को हल करने का सबसे साइब और आसान तरीक़ा है। तो एक्शन कमेटी को तो जवाब आज आपने भी बता दिया था और हाफिज़ साहब ने भी उसकी पूरी तशरीह कर दी है कि मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला के अवाम ने जो कलअदम एक्शन कमेटी है, जो लोगों को जमहूरी निज़ाम से दूर रखना चाहते थे, जो लोगों को सड़कों पे लाना चाहते थे, जो वफाक को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे थे, उनको एक भरपूर जवाब दिया कि नहीं भाई, हम आपके साथ नहीं हैं। हमने बंदूक या गोली के बजाय जो है वो बैलेट के ज़रिए, बुलेट के बजाय बैलेट के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना है। तो अब जीते मुस्लिम लीग, हारे पीपल्स पार्टी या हारे मुस्लिम लीग, जीते पीपल्स पार्टी, ये जीत जमहूरी निज़ाम की है, ये जीत जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की है। नताइज तो अभी आ ही जाएंगे क्योंकि इन 3 मरहलों में इंतखाबात का जो एक फ़ैसला किया गया था वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कमीशन है उनको दाद देनी पड़ी है कि उन्होंने हालात का जो जायज़ा लेते हुए इनको मुख्तलिफ मराहिल में इसलिए तकसीम किया ताकि नताइज आने में ताख़ीर ना हो, लोगों को दांदी लगाने के इल्ज़ामात लगाने के जो है कम से कम चांसेस मिले। तो हमें यकीन है कि बहुत जल्द जो है
जिन नशस्तों पे इंतखाबात हुए उसके नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात जो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए बाइस इत्मीनान है कि तमाम सियासी जमातों ने, अवाम की अक्सरियत ने रिवायती टर्न आउट तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे रात को या कल तक, इलेक्शन कमीशन जब ख़त्मी नताइज का ऐलान करेगी तो तभी हमें पता चलेगा। लेकिन जो हमने अपने दोस्तों से बात की है, जो जर्नलिस्ट से बात की है, मुकामी कम्युनिटी से बात की है, तो उन्होंने इसको शदीद गर्म, आप जानती है कि मीरपुर डिवीज़न जो है कश्मीर का गर्म तरीन डिवीज़न है, तो यहाँ पे शदीद गर्मी के बावजूद लोग काफ़ी तादाद में निकले, बुज़ुर्ग निकले, बच्चे, नौजवान निकले, ख़वातीन निकले। तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि सियासी जमातें, कोई भी किसी जमात को भी अगर अक्सरियत इस डिवीज़न में मिलती है तो मिले, अवाम ने अपना हक़ राय दही जो है बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन जीत अगर हुई है तो वफाकियत की जीत हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जीत हुई है, इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है, और सबसे बढ़ के जमहूरी निज़ाम की जीत हुई है। और हार जो है वो उन अनासर की हुई है जो एक पुरअमन इलाके को बदमनी का शिकार करना चाहते थे, और जो जमहूरियत पे रखने वाली कश्मीरी अवाम थे उनको राह रास्त से हटा के उनको धोखे में लाना चाह रहे थे, उनकी वो साजिश नाकाम हुई है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। जिस तरह से कश्मीर के अवाम आज बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया कि वो किसी भी ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका कोई फिर सिरा ना हो, या आगे बंद गली में नहीं जाना चाहते, बल्कि जमहूरी कुव्वतों को तक़वियत देना चाहते हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि कलअदम अवामी एक्शन पार्टी जो है, जो एक्शन कमेटी है, ये मुसलसल हमें पसपाई की जानिब नज़र आ रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोग्राम में हम इस पर बात भी करते रहे हैं कि मुख्तलिफ डेट्स देते रहे हैं ये एहतजाजी कॉल की। आज के दिन की जो एहतजाजी कॉल की डेट थी वो आगे पोस्टपोन होकर अब अगस्त में चली गई है। ये इनकी यकीनी तौर पे हड़बड़ाहट भी है। आप क्या समझते हैं कि ये मुसलसल उनकी पसपाई है, आवाम में उनकी कोई कबूलियत नहीं है? शुक्रिया नाज़िया। देखें, आवाम में अगर उनकी कोई कबूलियत या मकबूलियत होती तो ये इलेक्शन हो रहे होते, ये इलेक्शन ना हो रहे होते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और ये बात बार बार करने की है, कि अफ़गानिस्तान में बैठे हुए कुछ दहशतगर्द जिनका ताल्लुक़ इसी एक्शन कमेटी वगैरह से था, इन लोगों ने बार बार कैंपेनिंग की है, वीडियो अपलोड्स की हैं, वीलॉग्स किए हैं, और उन्होंने कहा कि इस सारी तहरीक का एक ही हदफ है, और वो हदफ ये है कि इलेक्शन नहीं होने देने। ये क्यों था, इसकी भी वजह हमें मालूम होनी चाहिए। इसकी वजह ये थी कि मकबूजा कश्मीर में 1947 से लेकर, या जब से इलेक्शन वहाँ होने शुरू हुए, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ इलेक्शन जो थे वो एक फ्रॉड अमल है। कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया। इवन वो कुव्वतें जो मकबूजा कश्मीर में भारत के लिए काम करती हैं, सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ, भारत की कासा लेस हैं, वो भी उस इंतखाबी अमल पर शुबे का इजहार करती हैं और उसको तस्लीम बागाही नहीं करती। एक बात। दूसरी बात ये कि नेहरू के बाद से लेकर आज तक भारत का वज़ीर आज़म कभी पुरसुकून तरीके से मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू में, किसी भी जगह नहीं जा सका। और अगर कभी गया है दुनिया को दिखाने के लिए तो वो कर्फ्यू लगा के गया है, और उसके हाजरीन सफ़ेद कपड़ों में फ़ौजी और पुलिस वाले होते हैं। ये है तकाबुल आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जाए, आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आए, दोनों जगह पे अजनबी नहीं है। बल्कि आप यूँ कहें अगर कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। ये तकलीफ़ थी भारत को। और उसके बाद उसे भारत को कुछ लोग मिले जो रिवायती तौर पे आपको अफ़गानिस्तान में मिलते हैं, जो टेररिज्म के लिए भारत के आलाकार बनते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया और ये सिचुएशन पैदा की गई, और इसको इंतखाबी अमल को ख़तरे में डालने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ,
इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हुई और आज अल्लाह के फजल से पहला मरहला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुकम्मल हो गया है। तो आप ये देखें कि इसमें आपको कोई ये दिखाई दे रहा है एलिमेंट बाइकआउट कराने वाला, कोई ऐसा एलिमेंट जिन्होंने वहाँ से वीडियोस अपलोड की थी काबुल से, उनका कोई आपको फुटप्रिंट नज़र आ रहा है? अच्छा, वहाँ कुछ लोग, जाहिर है कि कुछ लोगों ने मसाइल पैदा करने थे, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर की एक लफ्ज़ है, इसकी वजाहत आपको करेंगे हाफिज साहब, सवाद आज़म यानी अक्सरियत। आज़ाद कश्मीर का जो सवाद आज़म और अक्सरियत है उसके मुकाबले में वो नमक के बराबर भी नहीं है। और क्या है आज़ाद कश्मीर? गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, यहाँ के अवाम ने ये खित्ते अपने ज़ोर बाजू से आज़ाद कराए और आज़ाद कराने के बाद अपनी आज़ादाना ख्वाहिश और विल के तहत पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। चौधरी गुलाम अब्बास जो सबसे बड़े कश्मीर के लीडर थे, शेख अब्दुल्ला का नाम भी उनके बाद आता था, वो रईसुल अहरार, वो कराची तशरीफ़ ले गए और कायदे आज़म के साथ बैठ के कश्मीर के इल्हाक का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला अहले कश्मीर के खून में है और अगर कोई उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो अहले कश्मीर उसको इसी तरह से उसकी नाक ज़मीन पर रगड़ देंगे जैसे आज उन लोगों को उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेकर इनकी नाक ज़मीन में रगड़ दी है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा साफ़ी साहब ने, अलिफ जीते या बे जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि इंतखाबी अमल हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। और इंतखाबी अमल आइन के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, और ये इंतखाबी अमल उस आइन के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ कि जिसका बेसिक स्लोगन है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी जी जी। ये और उस आइन के तहत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हल्फ उठाती है और ये कहती है कि हमारा मकसद वहीद जो है वो है कश्मीर को आज़ाद करा के, यानी मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर में शामिल करके पाकिस्तान से इलाक करना। आज इस अज़्म पर एक और मोहर तस्दीक सख्त हो गई। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। शनीला, ओवरऑल अभी हम बात भी यहाँ कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो हमने देखा कि मीरपुर डिवीज़न में ओवरऑल जितने उम्मीदवार रजिस्टर हुए उनकी तादाद 296 थी, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 287 थे। तो जाहिर है उम्मीदवार भी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको तवक्को होती है कि उनके हल्के के लोग बाहर निकले, उनको वोट कास्ट करेंगे, वो मोमेंटम बनाते हैं, उन्हीं से सारा सिलसिला आगे चलता है। आपको लगता है कि जो जमहूरी अमल आज हमने देखा है मीरपुर में, आगे जो 2 अगस्त और फिर 10 अगस्त को होने हैं इलेक्शन, वहां पर भी हमें इसकी तवक्को है या वो हमें उसका रेप्लिका वहां पर भी नजर आएगा, यही मोमेंटम हमें आगे जाता हुआ भी नजर आएगा? बहुत शुक्रिया नाजिया। नाजिया, अगर मोमेंटम ना बनना था तो वो आज भी ना बनता, अवाम आज भी ना निकलती। मीरपुर में इतनी गर्मी थी और जो जिस किस्म का माहौल सोशल मीडिया के ऊपर भी बनाया जा रहा था और जिस किस्म का वो कालेदम एक्शन कमेटी माहौल बना रही थी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था, तो आज हमें वहां पे वोटर टर्नआउट बड़ा कम नजर आता। अगर एहतजाज की कॉल भी थी और देखिए अगर वो ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 के दरमियान अगर टर्न आउट है, 40 भी है, तो वो फिर भी उस मौसम के हिसाब से और जो प्रोपेगेंडा कहते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा टर्न आउट है। क्योंकि ऐड कर रहा हूं आपकी गुफ्तगू की तायद में, वो ये कि आज यानी रात से ये इन शरपसंदों ने नोटिफिकेशन अपलोड किए सोशल मीडिया पर कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद ये जो बता रही है शनीला, इसके बावजूद कितना बड़ा टर्न आउट हुआ है। नाजिया, यहाँ तक कि सुबह से हम यही देख रहे थे प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर को कुछ हमारे नाम नेहाद सहाफ़ी जो थे, जो हम कहते हैं कि दुश्मन के हाथों में वो खेल रहे होते हैं। आपके जो भी इंटरेस्ट हो, लेकिन कभी भी रियासत को कमज़ोर करने वाले इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। वो वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे कि जी बाइकआउट कर दिया गया, अवाम निकली ही नहीं है आप, और मकबूजा कश्मीर के साथ उसको मिलाने की कोशिश करते हो। बड़ी शर्मनाक ये बात है जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन अवाम निकली है। हमें वहाँ पर ख़वातीन नज़र आ रही हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसका मतलब है कि ख़वातीन का निकलना जो होता है, क्योंकि
आप ये देखिए कि हमें हमारे इलेक्शन कमीशन को ये एक कानून भी बनाना पड़ा था कि अगर किसी हल्के में 5% से कम खवातीन का वोट होगा तो उस हल्के के इलेक्शन दोबारा से होंगे। तो आज इसका मतलब है कि अगर खवातीन इतनी बड़ी तादाद में वहां पे निकल रही हैं तो उनका इस सिस्टम के ऊपर एतमाद था कि वो निकली हैं। फिर हमने बहुत से ऐसे लोग देखे, माजूर लोग भी देखे, हमने बूढ़े लोग जो है हमने वो देखे। एक खातून वॉकर के साथ जो थी वो आई, वीडियो सारे सबने देखे, टीवी के ऊपर चले हैं। तो वो आई इसलिए हैं कि वो जमहूरी तरीके से अपने हकूक हासिल करना चाहते हैं। वो कालेदम एक्शन कमेटी का जो इंतशार की सियासत है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अभी आपने जब फारूक साहब से क्वेश्चन किया था कि क्या उनकी कबूलियत देखें, अगर उनकी कबूलियत होती है अवाम के अंदर तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनते, वो अपनी पार्टी रजिस्टर करवाते, वो जमहूरी तरीके से उस अपने एजेंडे को जो उनका मंशूर था उसको लेके आते। तो अवाम की अगर एक बड़ी तादाद उनको सिलेक्ट कर लेती तो हम भी उस जमहूरी प्रोसेस का एहतराम करते। उनको दावत भी दी गई, दावत दी गई कि आप आए, बल्कि ये तक कहा गया था कि रेफरेंडम करवा लेते, लेकिन वो हर चीज से भागे क्योंकि पॉलिसी इंतशार पे मबनी थी। और आज जब उनको नजर आ रहा है कि अवाम इतनी तादाद में निकली तो इसी वजह से उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च उसको आगे कर दिया। जब 2 अगस्त को इसी मोमेंटम के तहत और ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे मौसम अच्छा होने की वजह से, तो वो मजीद आगे इसको लेके जाएंगे क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। जब अवाम निकलती है और एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनती है तो जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती है उनको अपनी शिकस्त नजर आती है तो वो उल्टे पांव फिर भागते हैं। तो ये भी हमें उल्टे पांव भागते हुए नजर आएंगे जल्द ही। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन जी 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 एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए ये जो खवातीन की पार्टिसिपेशन है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। दुरुस्त। अभी ईरान का डेलीगेशन आया हुआ था सिकंदर मोमिनी की क़यादत में, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का विज़िट किया और वहाँ जाकर उनका एक स्पेशल जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने खवातीन को किस तरह से वोटिंग के लिए बाहर निकाला, और उनकी दिलचस्पी ये थी कि आपने जेंडर गैप जो है किस तरह से फिल किया। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक्टिविटी हुई खवातीन को वोटिंग का हक दिलाने के सिलसिले में, उसका परतव हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी नजर आ रहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। हाफिज साहब बिल्कुल ठीक, कश्मीरी खवातीन तो एम्पावर्ड है। देखिए नाजिया हमारे सामने बैठी है। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए, जमहूरी अमल का हिस्सा बनना जो है वो एग्जैक्टली ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी और प्रोग्राम में अहम बात करते हैं मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल का कि अमरीका ने जो ईरान के खिलाफ बमबारी का सिलसिला शुरू कर रखा था, हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा था, 13 रोज़ा तवालत के बाद अब वो ख़त्म पजीर हुआ है। आर्जी तौर पर कहा जा रहा है कि ये हमले रोक दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया अमरीका की जानिब से, चाहे वो पुल हों, चाहे वो ईरान की फ़ौजी तनसीबात हों या फिर दीगर मकामात हों, ड्रोन स्टोरेज हों, इनको निशाना बनाया गया। ऑन द अदर हैंड ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और खलीजी ममालिक में जितने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया। फिर हमने देखा कि तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि आर्जी तौर पर अमरीका ने ये कहा है कि हमने जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद हमले जो है वो ईरान की तरफ नहीं किए जाएंगे। और उसके जवाब में ईरान ने भी यही ऐलान किया है कि अमेरिका की जानिब से चूंकि हमले नहीं किए जा रहे, लिहाजा वो भी जवाबी वार जो है वो नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब साले मामले में ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि ये जो भी रिसेंटली सारे हमले हुए हैं उनकी जानिब से, ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे उनके मुताबिक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है अमरीका को अपने फ़ौजियों के हवाले से। अमरीका ने एक दफ़ा फिर अपना मौक़िफ़ ये दोहराया है नाज़रीन कि अमरीका सिफारती हल चाहता है, लेकिन अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका को या उसके किसी इत्तेहादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास बहुत से ऑप्शंस जो हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं वो मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान और कतर और ओमान की जो सालिसी का किरदार है वो एक दफ़ा फिर हमें निहायत काबिल तहसीन नज़र आया है और इन्हीं की सालिसों की बदौलत ये आज दिन पहुँचा है कि एक दफ़ा फिर हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस नज़र आ रही है, पॉज नज़र आ रहा है। और जो MOU साइन हुआ था जो कि तातुल का शिकार हुआ और दोनों जानिब से ऐसे खौफनाक बयान सामने आए कि जिससे लगा कि शायद दोबारा हम थर्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ रुकता हुआ नजर आया है और उम्मीद यही की जा रही है कि वहीं से सिलसिले को जोड़ा जाएगा जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था। बहरहाल ये जो खबर सामने आई जिसमें कहा गया कि जंग को रोका जाएगा, तो खाम तेल की कीमतों में वाज़े फ़र्क पड़ा है जनाब, और ये कीमतें काफ़ी कम भी हुई हैं। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने जो मीडिया टॉक की वो यहाँ शामिल करना ज़रूरी है। उन्होंने अमरीका के साथ अपने राब्तों की तस्दीक भी की और इस बात पर भी जोर दिया कि जो मुआहदे में तयशुदा वादे हैं उसकी अमरीका पासदारी करे। हाफिज़ साहब, ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, क्या ये पॉज है या हमें लगता है कि अब अमन की तरफ जो है वो प्रॉपर एक काम शुरू हो जाएगा, जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए बात यह है कि अमेरिका के बाद ईरान की जानिब से भी ये ऐलान आया है कि उन्होंने जंग जो है रोक दी है
और इक़दामात की इस मरहले पर जो उम्मीद अफ़ज़ा इक़दामात, जो उम्मीद अफ़ज़ा एक पैगाम सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि सफारती अमल की बहाली और जंग को रोकने के लिए मकालमे की जानिब कदम बढ़ाना, इस जानिब जो है दुनिया जो है वो अब दबाव डाल रही है, दोनों कुव्वतों को ये आमादा कर रही है। और यही वजह है कि ईरान की जानिब से ये पहल हुई है और ईरान ने यह ऐलान किया है कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के मुताबिक दोहा, जिनीवा या इस्लामाबाद, इन तीनों में से जिस मुकाम पर चाहें मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। मुज़ाकरात के सिलसिले में ये बहुत उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम है जो ईरान की जानिब से आया है। लेकिन अभी तक जो इस हवाले से जो अमेरिका की जानिब से जो यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी सफ़ीर हैं उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि हमने सिफारती अमल को गुंजाइश देने के लिए ये जंग रोकी है आर्जी तौर पर। बहरहाल एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जंग को रोकने का जो अमल शुरू हुआ है इसे एक स्ट्रेटेजिक पॉज तो करार दिया जा सकता है, लेकिन अभी जंग के खात्मे का जो है कोई खदशात जो है मौजूद हैं। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जो है वो इस बात ये दबाव बढ़ रहा है। खुद अमेरिकी क़यादत में वाइस प्रेसिडेंट जो है JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन जो है वो उसके खदशात मौजूद है, उसको रोका जाए। और यही वजह, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जंग जो है वो फैलती नज़र आ रही है। यूक्रेन ईरान के दरमियान एक नया कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है और यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान को रूस जो है वो असला प्रोवाइड कर रहा है, जहाज़ जा रहे हैं वहाँ भर भर कर। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। और आबनाए हुर्मस को रोकने का अमल जो है उस बारे में आज सऊदी वली अहद और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के दरमियान भी गुफ्तगू हुई है। आप देखें कि सफारती सरगर्मियाँ कितनी तेज़ी से आगे, अम्मान और UAE के वज़राए ख़ारजा की बातचीत हुई है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं दोनों जानिब से दोनों फ़रीक़ैन के लिए जारी हैं कि वो अब दोबारा मुज़ाकरात की बहाली की तरफ आएँ और जंग बंदी का जो ये अमल है उसको मज़ीद तोसी दी जाए ताकि कुछ मकालमे के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। अब दुनिया में भी ये दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के जो अमन पसंद, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन में भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो सालिसी कोशिशें हैं उनको उनमें तोसी देने के लिए ज़रूरी ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मुज़ाकराती अमल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि ये जंग जो है मज़ीद फैलने ना पाए। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि एक पैटर्न सा हमें नज़र आया कि अमेरिका की जानिब से एक पॉज होता है, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर बमबारी का सिलसिला शुरू होता है, फिर पॉज होता है। क्या ये आपको हिकमत अमली नज़र आ रही है इस वक्त अमेरिका की कि वो इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं कि एक तरफ से प्रेशर भी बिल्ड करें और दूसरी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात भी जारी लेके चलें? दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि आपको क्या लगता है सारी सूरत हाल में एक जो विंडो क्रिएट हुई है, सालिसों का किरदार कितना ज़्यादा हो गया है? जी नाजिया, एक तो जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है ये ईरान जंग अमेरिका के लिए कंबल बन चुका है। अमेरिका कंबल को छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल अब अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहता। तो अमेरिका तो जंग से निकलना चाहता है, लेकिन साथ साथ में जो लालच है, जो इस खित्ते में बालादस्ती है, ईरान के तेल पे कब्ज़े की जो ख़वस है, जो चीन के पेशकदमी को ग्लोबल साउथ में रोकने का जो अज़म है, ग्रेटर इसराइल का जो एक ना पूरा होने वाला ख्वाब की तकमील है, ये सारी चीज़ें जो है वो जंग को ख़त्म होने से रोके हुए है। हम जानते हैं और ये भी समझते हैं, अगर हम हॉनेस्ट ओपिनियन आप मुझसे चाहेंगे तो ईरान की भी कुछ गलतियाँ हो सकती है। पासदारान इनकलाब भी जो है कभी कभी ज़्यादा एग्रेशन दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पर कतर पर हमले, मिसाल के तौर पर ओमान और बहरीन पे हमले, मिसाल के तौर पर कुवैत पे हमले, सऊदी अरब पे हमले, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अमेरिका की जब तक तेल पानी की ख़वस और इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब की जो ख्वाहिश है वो ख़त्म नहीं होगी तो जंग ख़त्म अब आसानी से नहीं हो पाएगी। ईरान डट गया है। अमेरिका और इसराइल समझ रहा था कि 24 घंटे या 48 घंटों में ईरान जो है वो लेट जाएगा, वहाँ पे इनकलाब बर्पा हो जाएगा, अवाम अमेरिका और इसराइल का जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पे निकल आएगी और
अमेरिका और इसराइल का जो एक नामुकम्मल और अधूरा ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। ईरानी अवाम ने हुब्बे वतनी का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपने अंदरूनी जो उनके इख्तिलाफ थे उसको बालाए ताक फ़िलहाल रखा है। मैं ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि तमाम ईरानी अवाम जो है वो इंतहा पसंद नहीं है, वो पासदारान इनकलाब के हामी नहीं होंगे, वो सियासी अमल को आगे बढ़ता हुआ भी देखना चाहेंगे। लेकिन अमेरिका और इसराइल के मामले में वो उनका यका जो है उसमें कोई कलाम नहीं है। यही वो वजह है कि अब अमेरिका जो है वो पसपाई इख्तियार करता जा रहा है और दिन ब दिन जो है ईरान की बालादस्ती और ईरान की जो एक जंगी हिकमत अमली है वो हमें कामयाब होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आखिरी एक जुमला, मुझे पता है कि आपके पास वक्त बहुत कम है, ईरान और अमेरिका के इस कशमकश के नतीजे में पाकिस्तान और इस जैसे ऐसे ममालिक जो इस जंग के बराह रास्त फरीक नहीं है उनके अवाम मारी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका के सदर पर अपनी आवाम का कितना सख्त दबाव है? कांग्रेस में हमने देखा कि जब बजट की मंजूरी की बात हुई तो खासी तल्ख कलामी और खासे सख्त सवालात का मार्को रूबियो को सामना करना पड़ा। फिर हम देख रहे हैं कि उनकी अपने जो आर्मी के चीफ हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात कही कि ईरान पर हमले जो है वो हम मजीद बहुत देर तक जारी नहीं रख सकते हैं। तो अंदर डिवीजन हमें नज़र आती है। फिर साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो वो चाह रहे थे यूरोपीय ममालिक से हिमायत हासिल करना, वो भी उनको उस तरह से नहीं मिली है। नेटो के हवाले से तो वो वैसे ही खौफ रहते हैं। जी नाज़िया, देखिए इसमें कोई शुबा ही नहीं है। न सिर्फ ये कि उसकी जो सदर ट्रंप की मुखालिफ जमात है, मुखालिफ धड़ा है, वो तो है ही मुखालिफ, खुद उसकी अपनी पार्टी के अंदर मकबूलियत में कमी वाक़ई हो रही है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि ये जो दूसरी जंग का दूसरा दौर चला है जी, जिसमें यही खदशा लोग महसूस कर रहे थे, हम सब महसूस करते थे कि इसके नतीजे में ईरान को मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन ईरान इस मार्के में भी ताकतवर बन के उभरा है और अब महसूस यूँ होता है कि ये जो मुआहदा इस्लामाबाद हुआ है, MOU जो हुआ है, इस MOU में भी कोई ना कोई ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जिसमें ईरान के हक़ में मज़ीद वो मुआहदा चला जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि ओमान और ईरान बिल के उसको जिम्मेदारी दे दी जाए आबनाए हुर्मुज़ की। और ये भी मुमकिन है कि वहाँ से वो अपना कोई जो भी चार्जिंग करनी है, उन्हें चार्ज करना है, उसका भी कोई इंतज़ाम हो जाए, इस तरफ जाएगा। असल प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसका ख्याल ये था कि MOU की सूरत में शिकस्त की जो सूरत हाल पैदा हुई अमेरिका के लिए और सदर ट्रंप के लिए, अब एक और आप उसको मार्का करके उस तासुर को तब्दील कर दें। बजाय इसके कि वो तासुर तब्दील होता वो ज़्यादा सख्त हो गया है उसके ख़िलाफ़। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जैसे अभी कह रहे थे कि ये जो पास आ गया, उम्मीद ये है कि ये अब एक नए MOU तक चलेगा और ये MOU जो हो जाएगा, इस बात का भी इम्कान है कि कम से कम नवंबर तक तो वो चले। तो उसके बाद क्या होगा फिर वो देखी जाएगी। लेकिन आप जब भी कुछ करेंगे ईरान को इस तरह से लिटा नहीं पाएंगे। ठीक, शनीला, आप क्या समझती हैं कि दोबारा से जंग बंदी होना आर्जी ही सही, ये कितनी खुशाइन पेशरफ्त है? क्योंकि MOU के बारे में जिसको कहा जा रहा था कि इट्स नो मोर एग्जिस्टिंग और डेड है, वो दोबारा से हमें रिवाइव होता नजर आ रहा है, उसी हालत में मौजूद है। बस देर इस बात की है कि दोनों फरीकों को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके। नाज़िर, जाहिर है ये खुशखबरी है और पूरी दुनिया के लिए एक तरह से खुशखबरी है, क्योंकि जो इकोनॉमी के हालात हो चुके हुए हैं और खासतौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक है हमारे जैसे, उनकी आवाम जिस तरह से सफ़र कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि दोनों जो ममालिक हैं वो किसी मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें। और मैं तो ये बात बार बार कहती थी कि जितनी मर्जी ये जंग कर ले, अमेरिका जितना मर्जी अटैक कर ले, ईरान जो है वो अरब ममालिकों पर अटैक कर ले, आखिर में जीत या हार जो है वो किसी की भी नहीं होनी और आपको बैठ के मुज़ाकरात
मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो MOU था, अगर वो इंटैक्ट रहता, उसके तहत ही चीजें चल रही होती, तो शायद अभी जो इतनी तबाही हुई है ये ना होती। तो ये बहुत, और इसमें एक चीज ये भी जाती है नाजिया कि शायद ये लड़ाई बढ़ जाती अगर इसमें और मुमालिक भी शामिल हो जाते। अरब मुमालिक के ऊपर जिस तरह अटैक हुआ था, बहुत ज्यादा खदशा ये कहा जा रहा था कि अब ये मुमालिक इसके अंदर शामिल हो जाएंगे और ये जंग फैलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जंग फैली नहीं है कि जिस तरह उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इस जंग को बढ़ाना चाह रहे थे, शायद उसका स्केल बढ़ जाता, क्योंकि जब उनको अरब मुमालिक की तरफ से भी तायद मिल जाती तो मसले और खराब हो जाते। लेकिन जो उन्होंने सब्र तहम्मुल दिखाया है, जंग में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो मुज़ाकरात पे जोर देते रहे, सालिसी का किरदार अदा करते रहे, तो उसकी वजह से अब दोनों फरीक जो है वो बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। क्योंकि ये महंगाई जो है अगर दूसरे लोगों को तंग कर रही है, तो वो अमेरिका के अंदर भी हो चुकी हुई है। अगर वेपन जो है वो ईरान की तरफ कहा जा रहा है कि मिसाइल का शायद हमने उनके खत्म कर दिया, तो अमेरिका के भी खत्म होते जा रहे हैं सारे, और उनके वहां पर ये शोर मच रहा है कि जी हमारे जितने जहायर हमने इकट्ठे किए हुए थे वो खत्म होते जा रहे हैं, हमें उनको दोबारा उनको बढ़ाने की जरूरत पड़ जानी है। शरीला, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको आगे बढ़ाने का, बातचीत को, फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों साइड से जो है हमने इस दौरान देखा कि बिल्कुल उसकी एब्सेंस रही, लेकिन अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ना है तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अमेरिका को भी और ईरान को भी। बिल्कुल, देखिए मुज़ाकरात की टेबल पे जब आप बैठते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप रिजिड होकर बैठ जाए कि जो मैं शराइत लेके आया हूँ आपने इसको मानना है, तो फिर कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात की टेबल पे हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, लो और दो के ऊपर चीजें चलती हैं। पहला जो MOU था वो टोटली ईरान की फेवर में जा रहा था, अगर उसके ऊपर अमल किया जाता तो ईरान की आज पोजीशन कुछ और होती और ईरान की आज इकोनॉमी के हालात भी कुछ और होते। लेकिन अभी भी टाइम नहीं इतना गुजरा, अभी भी ये मुज़ाकरात की तरफ वापस आ जाए तो चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक, हमारी भी यही दुआ है कि चीजें बेहतरी की जानिब जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, रशीद साफी साहब, डॉक्टर साहब, शनीला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, हमारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।